नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज का ये सेशन खास इसलिए भी है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा एक खास नोटिस जारी किया गया है जिसमें एक रेगुलर मोड और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल मोड पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट की बात है। तो इसे हम पूरी तरह से विस्तार से समझेंगे कि आपकी योग्यता, न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा, कितने सीट पे होगा नियुक्ति, कितने वेतनमान मिलेगा और कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या पीएचडी वाला अगर छात्र नेट नहीं है तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं, आयु सीमा कितना बढ़ा दिया गया, आरक्षण की सीमा क्या है, क्या बाहरी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इन सबको विस्तार से समझते हैं एकदम छोटे से सेशंस में। तो अंत तक बने रहिएगा। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर हम आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है दिस इज़ अ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे, कि आपकी क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशंस है मास्टर डिग्री विद इन अ 55% मार्क, इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। अब इस पर थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं कि रिलैक्सेशंस कितने परसेंट पे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब इसे एकदम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मास्टर डिग्री, देखिए सेम चीज़ है, उसी का हिंदी में अनुवाद करके हम आपको बताते हैं। पीजी या एलाइड सब्जेक्ट में न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 55% अंक होना चाहिए। बिहार के अगर मूल निवासी है तो बिहार के मूल निवासी में एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, नॉन क्रीमिलियर देश के किसी भी हिस्से से दिव्यांग पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलेगी न्यूनतम 50% अंक के साथ। अगर आप एमए कर रखे हैं या एमएससी है तो आप एलिजिबल हैं। पहला पॉइंट, एक साथ नहीं दिए जाएंगे, दोनों लाभ एक साथ नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। नेट है, सेट है। सेट बोले तो जैसे बिहार में अगर बेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी ये पास हुआ है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का रिपोर्ट या गैजेट पास हुआ है, तो ऐसा चांसेस बढ़ जाता है कि बेट का एग्ज़ाम होना अनिवार्य तय है। तो यहाँ पे साफ साफ है कि अगर कोई नेट क्वालिफाइड है या सेट क्वालिफाइड है तो उन सभी स्टूडेंट को, उम्मीदवार को बिहार सरकार द्वारा आयोजित पास होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि होगा एग्ज़ाम, या जो नेट एक क्वालिफाइड है तो वो एलिजिबल है। पीएचडी को छूट है, ये थर्ड पॉइंट देखेंगे, पीएचडी वाले को छूट है। किस तरह की कि अगर यूजीसी रेगुलेशन 2009 या रेगुलेशन 2016 के तहत पीएचडी डिग्री है, उन्हें नेट, स्लेट और सेट से छूट मिलेगी। उसको अगर नेट नहीं भी है उनके पास तो उन्हें छूट है। 2009 से पहले के पीएचडी छात्र, उन्हें भी कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी, जैसे रेगुलर मोड में डिग्री हो, या 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन हो, ओपन वाइवा हो, और 2 रिसर्च पेपर प्रकाशित प्रस्तुत किए हो, तो उन्हें छूट मिल जाएगा। उन्हें नेट अगर नहीं भी है तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। पूरी विस्तार से समझते हैं चीज़ों को। या कोई व्यक्ति अगर पीएचडी है और पीएचडी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से क्यूएस रैंकिंग से की गई है तो भी नेट से उन्हें छूट मिल जाएगा। तो जिनको नेट नहीं है और ये बाकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। दूसरा है, अब पॉइंट पे चलते हैं। तो ये जितने इसेंशियल क्वालिफिकेशन थे उस पर हम लोगों ने बात किया। एज रिलैक्सेशंस किस किस को मिल सकता है, तो वो आपने देखा, बिहार के निवासी होने चाहिए या ईबीसी वगैरह जो है रिजर्व कैटेगरी में है तब। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया है। एक छोटा सा नोट है जो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। नेट, स्लेट या सेट shall also not be required for such master program in discipline for which NET, SLATE, SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLATE और SET। आपको यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो UGC या CSIR के द्वारा अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाता है तो वो भी स्टूडेंट जो है एलिजिबल है। अगर यूजीसी में नहीं आता है उनका सब्जेक्ट या उनको स्टेट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता तो वो एलिजिबल है मास्टर डिग्री पे ही, ऐसा समझ लीजिए। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने यहाँ पे एज लिमिट, जो बहुत बड़ा बदलाव आप कह सकते हो। इस बड़े बदलाव में क्या है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 21 ईयर्स,
मिनिमम क्या है आपके 21 साल और मैक्सिमम जो है आपसे पूछा है ऑन अगस्त 1 अगस्त तक 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले 40 साल था, अब 21 से 43 साल कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। जो कहते हैं ना कि आप अगर कोई सेशन करते हैं तो इसका असर पड़ता है। जो सेशन हम लोगों ने किया था उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ा है। एज कम से कम 40 से बढ़ाकर 43 तो किया गया एटलीस्ट। ठीक है, अब इसी को देखते हैं, एज लिमिट वाले को यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नीचे आइए। पहले एज लिमिट पे हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, यहाँ पे आयु सीमा की हम बात कर रहे थे। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष। विज्ञापन के वर्ष 1 अगस्त को बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। नियमित नियुक्ति के लिए ज्वाइनिंग समय नियुक्ति पत्र जारी होने से 1 महीना, लिखित अनुरोध पर अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है संविदा नियुक्ति के लिए ज्वाइनिंग समय नियुक्ति पत्र जारी होने के अधिकतम 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ज्वाइन करना होगा। समय बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि आपका अगर रेगुलर मोड में हुआ है परमानेंट जॉब में तो वह 1 महीना से 6 महीना तक अधिकतम ज्वाइनिंग का डेट मिल सकता है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। एज लिमिट आपका हो गया है। फी के बारे में अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस ये है आपका रिटन में, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, रिटन एग्जामिनेशंस के जो टोटल मार्क्स है वो कितना है 175। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 170 मार्क्स के आपको रिटन पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें, रिटन है। और इंटरव्यू 25 मार्क्स के, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 13 मार्क्स जो है अवार्डेड बेस्ड ऑन द टीचिंग स्किल और 12 जो मार्क्स मिलेंगे, जो 12 मार्क्स है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टोटल कितना 200 मार्क्स के। और 12 मार्क्स जो है 12 मार्क्स शैल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू बोर्ड। अब इसको आप समझ लीजिए कि किस तरह से आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। मार्क्स को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नियमित पदों को अंतिम चयन की जो बात किया गया है, 3 घंटे की अवधि है। कितने घंटे की? 3 घंटे की अवधि है। 175 मार्क्स के रिटन पेपर है। 175 में ये सब्जेक्टिव मोड में है, ऑब्जेक्टिव मोड में नहीं है। क्या है? सब्जेक्टिव मोड में है, लिखित। और सिलेबस जो है यूजीसी नेट के समान ही सिलेबस है। प्रश्न का पैटर्न अगर आप देखें तो प्रश्न के पैटर्न कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे थोड़ा सा समझिए ध्यान से। 20 प्रश्न होंगे 1-1 मार्क के और 20 मार्क्स के। इसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद है शॉर्ट आंसर में लघु उत्तरीय में 15 प्रश्न गुने 2 30 मार्क्स के। तार्किक विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसे रीजनिंग एनालिटिकल कहते हैं 15 प्रश्न होंगे 3-3 मार्क्स के 45 मार्क्स के। और दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर होंगे 10 जो कि 8 मार्क्स के 1 होंगे तो 80 मार्क्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पैटर्न किस प्रकार का है, तो इस पर हम थोड़ा सा तवज्जो देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये है आपका सिलेक्शन की प्रोसेस, इस तरह का होगा जो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20 प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें 1 मार्क्स के 1 प्रश्न है तो 20। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 15 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है, लगभग 30 मार्क्स के। रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप 15 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के 45 मार्क्स। और लॉन्ग आंसर जो है 10 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चन 80 मार्क्स। 175 मार्क्स के आपके रिटन है। घोल यहीं पे है, इसको समझने की खास ज़रूरत है। हम अगर एग्जामिनर हैं, आप किसी भी तरह का लिख दो, यहाँ पे तो गड़बड़ है ना चीज़ें। ये जो आपको लग रहा है कि बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, एक्चुअली में ये अच्छा है नहीं। यहीं पे जो है समझ सकते हो, बाकी तो समझदार हैं ये आप लोग। शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के, आप किसको 2 मार्क्स दोगे और किसको 2 मार्क्स नहीं दोगे, सवाल ये उठता है। जिनका यहाँ वाले पे तो सबके लिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। खैर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पे हम बात करते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए अगर बात करते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 40% ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि इतना लाना ही है। बीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के लिए और महिलाओं के लिए 32%। इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे लगभग 25 मार्क्स के, जैसा कि हमने बताया है।
13 और 12 के हिसाब से रखा जाएगा। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेंगे वो है 1:3 का, मतलब एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा, उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन अधिकतम 13 मार्क्स की, और इसकी अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इंटरव्यू बोर्ड के साथ बातचीत इंटरेक्शंस के लिए 12 मार्क्स मिलेंगे। ये क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं ऊपर में चलकर। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया है। यहाँ पे एज लिमिट हम लोग समझ लिए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम के पैटर्न समझ लिए हम लोगों ने। ठीक है, और एक बात क्लियर रखिएगा कि रिज़र्वेशन बिहार में जो चल रहा है, जिस हिसाब से रिज़र्वेशन है बिहार के स्टूडेंट के लिए रिज़र्वेशन है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, बाहर के स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड वाले प्रोसेस को आप समझ गए होंगे कि इंटरव्यू के बोर्ड्स में 3 मेंबर मिनिमम होंगे, इस तरह की बातें की गई है। आगे और चलते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट बात, ये तो हो गया टोटल जो है आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात। नेक्स्ट है आपके संविदा। संविदा का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में यह नियुक्ति केवल अत्यंत आवश्यक या आपातकालीन स्थिति में छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करने के लिए किया जाएगा। कुछ कॉलेज में अगर कोई सीट खाली है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे उस सीट को भरा जाएगा, उस सब्जेक्ट के टीचर्स को। पदों की सीमा के भीतर की जाएगी, जैसे उनका चयन का जो होगा पूरी तरह एपीआई स्कोर के आधार पे होगा, इंटरव्यू आधारित होगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, पहले समझ लीजिए बात को। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा। वेतन नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरुआती स्तर के न्यूनतम मासिक सकल वेतन बेसिक प्लस डीए केवल के बराबर फिक्स मानदेय मिलेगा। अवधि शुरुआत में अधिकतम एक शैक्षणिक सत्र के लिए होगा, शुरुआत में जिस तरह से डीयू में अलग अलग कॉलेजेस में होते हैं। सेवा विस्तार से पहले समीक्षा की जाएगी और नियमित भर्ती होते ही संविदा समाप्त हो जाएगी। एपीआई स्कोर की गणना 100 अंक के आधार पर होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति रिसर्च, पीएचडी, जीआरएफ, नेट है तो उनको अधिकतम 22 अंक। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 26 अंक। प्रतिशत के स्लैब के आधार पे वो किस तरह का स्लैब हो उस पर भी बात करेंगे। ग्रेजुएशन 17 अंक, इंटरमीडिएट 13 अंक, मैट्रिक जो है 10 अंक, और संविदा इंटरव्यू 12 अंक के, जिसमें 6 अंक वीडियो रिकॉर्डिंग और बोर्ड के साथ बातचीत पे 6 अंक। तो ये आपके क्या है संविदा वाले पे। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल्स के बारे में यहाँ पे साफ साफ एक डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से एपीआई स्कोर बनेगा आपका। जैसे रिसर्च का 22 है, जिसमें पीएचडी का 11 मार्क्स, जीआरएफ के 11 और नेट का आपका 8। तो इस तरह से बन जा सकते हैं। पीएचडी प्लस जीआरएफ 22 हुए। अगर किसी के पास जीआरएफ नहीं है, पीएचडी प्लस नेट, तो 19 मार्क्स ही बन पाएगा उनका। पीजी है तो पीजी के लिए 26 मार्क्स अधिकतम है। अगर किसी का 80% से अधिक पीजी में है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो 26 मार्क्स ऐसे ही ले जाएगा। किसी का 70% से 80% के बीच में है तो उन्हें 23 मार्क्स, और किसी के पास 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में तो 20 मार्क्स। मोस्टली स्टूडेंट इसी के बीच में पीजी वाले दिखते हैं। अगर किसी के पास 55 से 60 के बीच में है तो उसको 17 मार्क्स। तो मार्क्स इसी हिसाब से आपको ओनली फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू SC/ST कैटेगरी। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिएगा। ग्रेजुएशन में 17 मार्क्स, 80% से ऊपर वाले हैं तो 17 मार्क्स, 70 से 80 के हैं तो 15 मार्क्स, 60 से जो है 70 के बीच में तो 13 मार्क्स। इस तरह से कैटेगराइज किया गया। इंटरमीडिएट में आपके 13 मार्क्स है और 13 मार्क्स परसेंटेज और मार्क्स ऑब्टेन पे आधारित है। 10 मार्क्स है, उसी तरह से आपका स्कोर किया जाएगा। एट द एंड एपीआई स्कोर के बेस पे आपके कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की नियुक्ति होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए 12 मार्क्स, जैसा कि हमने बताया, मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन द टीचिंग स्किल्स टू बी टेस्टेड बाय द इंटरव्यू बोर्ड ऑन द स्पॉट। उसके बाद 6 मार्क्स शैल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू बोर्ड। तो ये दोनों को हम लोगों ने समझा, एक रेगुलर मोड को भी और एक कॉन्ट्रैक्चुअल मोड को भी। आपको ये बात क्लियर मैं बता दूं, जैसा कि आप ये वाला देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये 1 जुलाई को ये प्रेस जारी हुआ है, 1 जुलाई 2026, और इसे अप्रूव कर दिया गया, फाइनल ये अप्रूव्ड है 1 जुलाई 2026 का।
और ये सभी यूनिवर्सिटी को भेजा जा चुका है। ये पूरा के पूरा डेटास, जितना डेटा इम्पॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस आपसे किया। अब सवाल है कि क्या सर बेट का फॉर्म आएगा? बेट का फॉर्म मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि फॉर्म अब बेट का आ ही जाएगा बहुत जल्द। और बेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट तो तय है कि आपका आना है, क्योंकि 209 लगभग प्रखंडों में जो है कॉलेजेस अब स्टार्ट होने के कगार पे है। ठीक है, तो ये बहुत तेज़ी से होना शुरू होगा। तो दूसरा चीज़, एक चीज़ और भी बता दूं मैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एक बात तो समझ लीजिए, ये क्लियर आप हो जाइए, ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आप फंस सकते हैं। और अगर सिलेबस को देखें तो ये सिलेबस ऑलमोस्ट नेट के आधार पे है। जो सब्जेक्ट में नेट या CSIR का पेपर नहीं होता है उन सब्जेक्ट का खुद ही बिहार हायर एजुकेशन कमीशन जो है खुद ही वो अपना सिलेबस अलग से देगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो नेट बेस आधारित है। और इसको लिखने के लिए मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात आपको मैं रिव्यू कर देता हूँ, इस पेपर को आपको लिखने के लिए एटलीस्ट बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ेगा और बहुत ही ट्रिक की ज़रूरत है। फिलहाल अभी अगर आप नोटिस करें तो इस समय आपको मैं बता दूं, इस समय आपके पास हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, बिहार, MP, ये उन राज्य है जहां पे रिटन पेपर आपका आने वाला है। हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी फॉर्म्स जो है आ ही गया है। तो इन सब जगह पे हायर एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है वहाँ पे सेम बेस्ड आपके देखने को मिलता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में अभी से लग जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा फोकस होइए और इन सब जगह पे आप फंसिएगा। तो इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। और एक चीज़ है कि ये चीज़ करके बहुत हद तक बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ से जो है छट जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव बेस होता है तो लोग चैलेंज पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सेलेक्टिव कैंडिडेट ही जा पाएगा 1:3 में। तो ओवरऑल आप बाकी सभी समझदार हैं। क्या बदलाव होनी चाहिए? आपको क्या लगता है जितना बदलाव होना था वो बदलाव हो चुका है? आपको अभी भी अगर लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। और ये सेशन अगर अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल है और इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए कनेक्टेड रहें। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं तो कंटिन्यू इस नंबर पे जो दिया गया नंबर उससे जो है कनेक्टेड रहें। UGC की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है आपके 6 तारीख से, तो ज़रूर जुड़े सेशंस में UGC अड्डा 24/7 के साथ, ताकि आप यहाँ पे अपना सीट स्कोर कर सकें। तो ऑल द बेस्ट। और आपको जो सजेशंस लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।